अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली की तहलील और निगरान वज़ीर आज़म की तश्कील का मौजू ज़ुबान ज़दा में नून लीग की मखलूत हुकूमत ने जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के आखिरी इजलास की सदारत की, कौमी असम्बली से अलविदाई खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। मैं सबका दिल अदा गए जो शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मोहब्बतों को, इनकी मेहरबानियों को जिंदगी भर याद रखूंगा। अलविदाई खिताब और काबीना के आखिरी इजलास की सदारत की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी जो है बताया ये जा रहा है कि वो आज किसी भी वक्त कौमी वो सदर को भिजवा सकते हैं, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता ही रोज़ हमारे प्रोग्राम में किया। समरी जो है वो तैयार हो चुकी है, होनी है, कल पहुंचनी है। कब असम्बली? इंशाअल्लाह कल किसी वक्त हम समरी को प्रेसिडेंट हाउस में भिजवा देंगे इंशाअल्लाह। ठीक। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो टेक अप टू 24 आवर्स। इट्स अप टू हिम, लेकिन कानून जो है कि 48 आवर्स के बाद अगर वो नहीं करते तो इट इज़ ऑटोमेटिक असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर इस समरी पर सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं भी करते तो 48 घंटों के बाद कौमी असम्बली अस-खुद तहलील तस्वुर होगी, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म के हतमी नाम के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो हैं वो मुशावरत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से आज होनी थी मुशावरत, वो मनसूख हो गई। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के मुताबिक अपोजिशन ने अपने तीनों नाम फाइनल कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी अपने 2 नाम फाइनल कर चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म का अभी भी ये कहना है कि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। शहबाज साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नून लीग से भी हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर हमने इसको एक शक्ल देनी है कि केयर टेकर विच इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो जो इत्तेहादी पार्टियां मुझे मिलकर ऐसा फैसला करेंगे जिससे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटस है वो जनरली लोगों को काबिल कबूल हो। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म अगर असम्बली टूटने के 3 रोज़ तक किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, जिनके पास नाम फाइनल करने के लिए मजीद 3 रोज़ का वक्त होगा। अगर वहाँ भी ये मामला हल ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन 2 दिन में कोई भी नाम फाइनल कर देगा। लेकिन मामला उस तरफ जाता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुख्तलिफ नाम अभी भी चल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का चल रहा है, साग डार साहब का चल रहा है, हफीज़ शेख का चल रहा है, जलील अब्बास जिलानी साहब के बारे में भी क्या सराहियाँ हो रही हैं। आपको याद दिलाते चलें कि कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमतें मौरज़ वजूद में आएंगी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन को मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों को मुकम्मल करना होगा, जिसमें 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर के अख्तिताम तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। अगर इलेक्शन 90 दिनों के हिसाब से इलेक्शन अगर ये तय किया जाता है तो फिर मार्च में भी इलेक्शन हो सकते हैं। ये सवाल भी अहम है कि इंतखाबात में नून लीग के वज़ारत आला के उम्मीदवार क्या शहबाज शरीफ साहब होंगे, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे। एक तरफ नून लीग चाहती है कि अगले इंतखाबात में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जो हैं वो नवाज शरीफ हों, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक तासुर ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सवाल कल हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी पूछा। पीएम साहब, आप वैसे कह चुके हैं कि नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वज़ारत उज़्मा के वो नवाज शरीफ साहब होंगे। वाई नॉट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अगेन? हमारे इंशाअल्लाह कैंडिडेट अलमजाद और मियां नवाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म के। बस इसको आप बात को ना उलझाएं, दिस इज क्लियर। इंप्रेशन ये बना दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं मियाँ साहब की। ये तो आज की बात तो नहीं, तो 30 साल से चल रही बात, ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे। 90 में बात चलती थी, 2000 में बात चलती थी, 2010 में बात चलती थी। ऐसी कौन सी बात है जिसमें नई है? मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? अब नजरें आने वाले आम इंतखाबात पर हैं, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, इनका इनेकाद कब होगा, इस बारे में अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ये वाजे कर चुके हैं कि इलेक्शन का जो इनेकाद का साल होगा वो 2024 होगा
मार्च में हो सकता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म और इत्तेहादी जमातें इंतखाबात में किसी किस्म की ताख़ीर जो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म के बयानात हैं वो नहीं चाहते। इस बारे में गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब से हमने पूछा, बड़ा क्लियरली पूछा, उन्होंने क्या कहा? इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं? आप इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि इस साल नहीं होंगे इलेक्शन। मैं आपको जो कानूनी बात बता रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका जो इदारा है, अब ये सारा बोझ जिम्मेदारी उनकी है और उन्होंने कराना है। और यकीनन सब चाहेंगे इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके हों। तो इलेक्शन में ताखीर जो है वो एक्सेप्टेबल होगी आपकी? ताखीर का कोई सबब ऐसा बनता है जो कि नागुज़ीर है तो उसको हम देखेंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इंतखाबात बर वक्त यानी नवंबर में होते नजर नहीं आ रहे। जाने वाली हुकूमत और नए आने वाली हुकूमत के लिए भी बर वक्त इंतखाबात करवाना शायद मुमकिन ना हो। बादी नज़र में चेयरमैन PTI सियासत से माइनस हो चुके हैं। एक तरफ वो 3 साल की जेल में सज़ा काट रहे हैं, दूसरी जानिब वो 5 साल के लिए नायल हो चुके हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ में क़यादत का फुकदान भी हमें नज़र आ रहा है। PTI पर पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ना तो उस पार्टी पर पाबंदी के हक़ में हैं और ना चेयरमैन PTI की जेल जाने पर खुश हैं। इंसाफ पर बतौर सियासी जमात अगर पाबंदी लग जाती है किसी भी वजह से, वुड यू सपोर्ट दैट? पाबंदी नवाज शरीफ पे लगाई गई कि ये अपना सियासत नहीं कर सकते, तो उस वक़्त PTI का क्या रद्द अमल था? मिठाइयाँ बांटी गई। अब अगर इमरान नियाज़ी को अगर अदालत ने सज़ा दी है तो मैं कतन अपनी पार्टी के किसी वर्कर को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मिठाई बांटे। ये गलत है। अगर अदालत पाबंदी लगाती है तो अगर ऐसा फैसला आता है तो हम उसको बैठ के देखेंगे। नाज़रीन, हुकूमत जो है वो तकरीबन जा चुकी है घर। ये जो टेन्योर था ये कैसे रहा, अवाम इसको कैसा समझते हैं? जो इम्प्रेशन मिल रहा है वो यही है कि रिलीफ नहीं दे पाई ये हुकूमत। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी। तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के, जो अब से चंद घंटे बाद नहीं रहेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज हमारी नुमाइंदा महविश फ़खर ने सरदार अख्तर मैंगल से गुफ्तगू की, उनसे कुछ बड़े अहम सवालात पूछे और सरदार अख्तर मैंगल ने बड़े चुपते हुए जवाब दिए। इंतखाबात में ताख़ीर जो है वो तो अब आपको नज़र आ रहा है, ये राह फरार तो नहीं है कि जैसे डर लग रहा था कि कोई पार्टी मकबूल है तो उसकी वजह से ये देर हो रही हो? देखिए, अभी तक तो कुछ इस तरह का फैसला नहीं हुआ है कि इंतखाब से लोग राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। अगर हुआ तो मेरे ख्याल में इसको कोई भी नेक्स्ट शगुन जमहूरियत के लिए जो है नेक्स्ट शगुन नहीं होता। ठीक है सर। एक और है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी उस हिसाब से नहीं रही जैसे अवाम की तवक्को थी, महंगाई रही, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ इलेक्शन में डिस्टर्ब करेगी? अवाम इस हुकूमत को वो करेगी इलेक्शन में? बिल्कुल जी, इसमें देखें कारकर्दगी सिर्फ इस हुकूमत की भी नहीं होगी, इसमें गुज़श्ता हुकूमत की भी कारकर्दगी को शुमार करके, और दोनों ने जो ना तकरीबन बराबर हुक्मरानी की है और इसमें कोई शक नहीं कि दोनों की तरफ से जो ना हम अवाम को वो रिलीफ जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की या तवक्को थी उस पर वो पूरा नहीं उतरी। हाँ, जो कानून साजी उनको करनी थी अपने लिए या अपने दौर हुकूमत को जो है मुस्तकम करने के लिए दोनों हुकूमत ने की, लेकिन अवाम की रिलीफ के लिए कोई खातिर ख्वाह फैसले नहीं किए। तो सर आपको नहीं लगता कि इस वजह से अवाम वोट देते हुए वोटर डिस्टर्ब होगा आप लोगों का? जी देखें, अवाम जब वोट के लिए निकलती हैं तो वो कुछ तवक्को तो उम्मीदें लेके, वो चाहे वो सर्दी की रातें हों या गर्मियों के गर्म दिन हो, वो ये उम्मीदें तवक्को लेके आते हैं कि उनको कम से कम और तो नहीं रोज़गार और महंगाई से जो है छुटकारा हासिल करने पड़े। जो कोई भी हुकूमत अगर उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती तो आवाम को वोट के लिए निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, एक और है ये जैसे चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है और इससे मतलब उनका तारीख दोहराई जा रही है, आपको लग रहा है? एक तो खुद करदर वो कहते हैं चिनाज निस्त, यहाँ पर हमेशा हुक्मरानों ने खड्डे दूसरों को लिए खोदे और अल्टीमेटली गिरे वो खुद हैं। चाहे उन्होंने खड्डे खोदे हैं इनके लिए, अब ये खड्डे खोद रहे हैं किसी और के लिए, गिरना तो हमें ही है उसमें।
ऐसा एक और सवाल ये है कि इनका इंतखाबी निशान भी इलेक्शन कमीशन में कहा जा रहा है कि हटा दिया जाए, तो ये बात दुरुस्त है कि अगर एक पार्टी है, बड़ी पार्टी रही है, उसका इंतखाबी निशान इस तरह से हटा दिया जाए? किसी का इंतखाबी निशान हटाना, किसी को जो इलेक्शन से बाहर रखना या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना कलदम करार देना, हम तो रोज़ अव्वल से रो रहे हैं। जब नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई थी, हमारी किसी ने नहीं सुनी। जब हम मिसिंग पर्सनस की बात कर रहे थे, हमारी किसी ने नहीं सुनी। आज पार्टियों पर भी बैन लग रहा है, इंतखाबी निशानत पर भी बैन लग रहा है। बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सनस का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अब पंजाब पर और खैबर पख्तूनख्वा सिंध पर आप पहुँचा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद फैसल करीम कुंडी साहब से कुछ जवाब चाहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक से पहले आपने अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू सुनी। फैसल करीम कुंडी साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के और मुआवन खुसूसी भी रहे शहबाज शरीफ साहब के। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। आज ऐसे लग रहा है जैसे आप मतलब आज हलफ ले रहे हैं, लेकिन आज तो आप लोग घर जा रहे हैं। ये 1.5 साल जो था मुश्किल टाइम था, लेकिन कारकर्दगी क्या इससे बेहतर हो सकती थी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज मतलब है कि खुशी का मकाम भी है, इसमें क्या मतलब है कि उसका मकाम है कि सूटेड बूटेड अगर हम घर जाएँ तो आपको अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात है कि देखें 1.5 साल पार्लियामेंट में हम रहे, उसमें बहुत सी चीज़ें हम और भी बेहतर कर सकते थे, हमने नहीं की। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अगर हम डिबेट करें कि इस 1.5 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, तो आपके साथ एक दो किस्तों में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी हैं कि देखें हमने महंगाई में हम कंट्रोल नहीं कर सके। हमने बड़े वादे दावे किए थे कि कंट्रोल करेंगे जी, बिल्कुल इसमें फैक्ट है कि जी पिछली हुकूमत का तोहफ़ा है। IMF में हम गए हैं, लोगों को भी पता है कि ये है, लेकिन चीज़ है कि हमें चीज़ें सस्ती करनी थी, हम नहीं कर सके, आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। IMF के पास जब आप जाएंगे, जब आपको पता है कि मैंने IMF के पास जाना है, तो आप रिलीफ कैसे दे सकते हैं? ठीक, तो उसके बाद जो देखें उसमें अगर हम रिलीफ नहीं दे सके, और आइंदा भी अगर हम IMF के पास जाएंगे आइंदा भी हम रिलीफ नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जब तक IMF के साथ हैं आपने उसको चीज़ों को आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। और दूसरा ये है कि हमने एलीट क्लास, इस मुल्क की एलीट क्लास को टैक्स के अंडर नहीं लेके आए। आप इस्लामाबाद में आज भी अभी इस वक्त चले जाएँ, किसी भी कैफ़े में, किसी भी रेस्टोरेंट में आपको जगह नहीं मिलेगी, टेबल नहीं मिलेगी। लेकिन आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास से अगर बात करेंगे तो उनका जीना दोबारा हो चुका है, बिजली महंगी हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये चीज़ें हम इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम एलीट क्लास को टैक्स उस जोन में लाते हैं तो ये चीज़ें हम उनका बोझ हम कम कर चलें। ये अच्छी बात है कि आप जाते हुए सही, लेकिन वो गलतियां तो आप तस्लीम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म, ये कहा जा रहा है कि जी जलील अब्बास जिलानी साहब पीपल्स पार्टी के नॉमिनी हैं, आपके नॉमिनी थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए? सारे हमारे नॉमिनी, जो भी आएगा पाकिस्तान का शहरी होगा हमारा नॉमिनी होगा। लेकिन मैं एक चीज़ इस पर बताता चलूँ, नहीं, आप जो भी बन गया आप कहेंगे ये पीपल्स पार्टी का नॉमिनी नहीं। पाकिस्तान का देखें, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने बैठकर एक चीज़ का फैसला करना है। अभी तो फैसला हुआ है? अभी नहीं तकरीबन मैं समझता हूँ कि फैसला होने जा रहा है। अच्छा, एक फैसला। लेकिन एक चीज़ उनको याद रखनी पड़ेगी, और ये आज मैंने पहले ही प्रोग्राम में कहा है कि जो भी आप निगरान वज़ीर आज़म लाएंगे और अगर वो जो गलतियाँ करेगा वो हमारे खाते में पड़ेंगी, क्योंकि हमारा नॉमिनी या लीडर ऑफ द हाउस का होगा या लीडर ऑफ द अपोजिशन का होगा। हमारा अगर लीडर ऑफ द हाउस का नॉमिनी होगा या मैंने नाम दिया होगा या किसी और इत्यादि जमात ने दिया, तो वो जो काम करेगा वो हमारे उसमें डेफिनेटली जो है हमारे खाते में, क्योंकि हमने उसको नॉमिनेट किया होगा। आप मुझे अगर नॉमिनेट करेंगे, अपना नुमाइंदा बनाएंगे, तो आपके खाते, यानी क्रेडिट डिस्क्रेडिट आपको ही जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और हमें ऐसे शख्स को लाना चाहिए कि एक ऐसा तगड़ा शख्स हो कि जो इस चीज़ को आगे लेकर चले और चीज़ें बेहतर करते हैं। ठीक, अच्छा, एक अभी भी यही चल रहा है ज़्यादातर इस्लामाबाद में, अभी फैसला तो नहीं हुआ, नून लीग से भी हो सकता है, जिसमें इसहाक डार साहब का नाम है, शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम है। अगर इन दोनों में से कोई बनता है तो पीपल्स पार्टी को इशू होगा? कोई इशू नहीं है। अगर डिस्कशन हमारी लीडरशिप के साथ उन्होंने डेफिनेटली अगर की है, तो मैं पहले दिन से और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर होना चाहिए तो पॉलिटिकल बंदे को। कभी आपने किसी सियासतदान को देखा वो डेपुटेशन पे कोई ब्यूरोक्रेट बना हो या जज बना हो? जैसी काम भी तो हम करते हैं, फैसले करते हैं, इलाकों में जाते हैं, बाकी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे उसमें इंक्रोचमेंट क्यों हो कि जी आप किसी जज को लगा लें, किसी ब्यूरोक्रेट को लगा लें और वो जो है वो निगरानों को मदद चला सकते हैं? क्या उनका सियासी तजर्बा है? सियासी तजर्बा तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल बंदा हो, तगड़ा बंदा हो कि जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। ठीक, अच्छा, इलेक्शंस जो हैं वो अब तो टाइम पे नहीं होंगे, नवंबर में नहीं। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि ये इलेक्शन का साल नहीं है। देखिए, मुझे आज तक मैं ये कुछ लोगों से मैंने आज भी सवाल किया, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा,
देखिए, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन अपना पार्लियामेंट में टाइम पूरी करें, 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो। बिल्कुल नहीं हो सका, PDM की जमातों का ये था कि 90 दिन होने चाहिए। फिर बीच में मरदमशुमारी की एक चीज़ आ गई, CCI आ गई। अगर आप कह रहे हैं कि इस साल नहीं हो रहा इलेक्शन, तो आपने ये तारीख में ज़रूर लिखवाने कि हमने असम्बली तोड़ी है। फिर अगर आप 2 दिन और गुजार ले तो असम्बली का टाइम पूरा होने दें। 60 दिन में तो आपने इलेक्शन नहीं कराना है, 90 दिन में भी नहीं करा रहे, तो फिर ये क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सदर को एडवाइस तोड़वाई। तो मुझे तो इस सवाल का जवाब आप मुझे दे दें कि इस क्यों ऐसी चीज़। नहीं, आपके इत्तेहादी हैं, आपसे नहीं, मैं ऐसे फैसले हुए होंगे। नहीं, मैं ऐसी एक बात लेकिन एक सवालिया निशान तो है ना। देखिए, ना सिर्फ असेंबली तो खैर वो तुड़वाई जा रही है, आइन में उसकी अगर गुंजाइश है तो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्शंस नवंबर में ही होने चाहिए, 90 रोज में। आइन का तकाजा यही है। आप उसके लिए जो भी तोजी ढूंढें वो बिल्कुल मैम, ये हमारा तो ये है कि 60 दिन के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉलिटिकल जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है उसका वायद हल ये है कि इलेक्शंस हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे चाहिए। अब अगर 90 हमारी इत्तेहादी जमात ने कहा कि 90 दिन में होने चाहिए, असम्बली थोड़ी 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं और जो CCI का और जो मरदमशुमारी का जो ये चीज़ है और डिलिमिटेशन की बात आ रही है, वो कह रहे हैं 5 से 6 महीने लगेंगे। तो 5 से 6 महीने लगेंगे, पाकिस्तान में कोई चीज़ भी 5 से 6 महीने टारगेट पर नहीं हुई। उसके ऊपर केसेस होने हैं, हाई कोर्ट में होने हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ, आई डोंट नो कि क्यों सियासी जमातें इलेक्शन से भागना चाहती हैं। देखिए, हमने अव्वल आखिर आवाम का सामना करना है, हमने आवाम के पास भाग रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं सियासी वर्कर हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्यों, मतलब है कि मैं सियासी जमातों से मीन्स, यानी ये इंप्रेशन दुरुस्त है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इंतखाबात से भाग रही है। मैं कहता हूँ हुकूमत के बैंक सियासी जमातें क्यों इलेक्शन, आपने देखिए अवाम के पास जाना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जाने, आपने अपना जो है वो अपना एक केस लेके जाना उनके पास कि ये चीज़ें हैं। तो इलेक्शन से सियासी जमातों को नहीं भागना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, अवाम आपको एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, अवाम का मैंडेट है, सही बात। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, इलेक्शन हो जाए। अच्छा, एक इंप्रेशन ये भी है कि चूंकि ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ की जो है वो पोजीशन आप सबसे मजबूत है, तो अगर 2 महीने 3 महीने बाद इलेक्शन करवाए जाएं तो शायद तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी, आप लोग इक़्तिदार में नहीं आएंगे। ये वजह भी है। देखें, पहली बात तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर उनके लीडर हैं, उनके वर्कर हैं, उनके अहदेदार हैं, उन्होंने अगर गलत प्रैक्टिसेस में वो हुए हैं, उनको सज़ा होती है, कोर्ट ने डिसीजन लेने वो नहीं है। उसके बाद अगर अवाम वोट करती है, पीपल्स पार्टी को करती है, PMLN को करती है, PTI को करती है, वो अवाम का मैंडेट है। आप अवाम का मैंडेट, अगर अवाम चाहती है कि PTI को वोट करते हैं तो करने दें उनको वोट। आप उसका वोट कैसे वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? आपको टाइम मिला, आपने 1.5 साल गुजारा, हम सब ने गुजारा, हम वो केस लेकर जाएंगे। अगर आवाम समझेगी कि हमारा केस मजबूत है, हमारा मैनिफेस्टो मजबूत है, तो हमें वोट करेगी। ये कोई बहाना नहीं हो सकता कि जी फलां जमात जीत रही है और आप 3 से 6 महीने कर लें, 6 से 9 महीने कर लें। फिर अगर आप जब टाइम आ जाएगा और फिर भी एक रिपोर्ट आ जाए कि आपकी अपोजिशन जीत रही है, तो फिर उसको आगे लेके जाएंगे। फैसल करीम कुंडी साहब बड़ी खुल के बातें कर रहे थे और नून लीग को इनकी ये बातें सुननी चाहिए और वो सुनेंगे भी। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी और रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये 1.5 साल कैसी रही हुकूमत की कारकर्दगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने फैसल करीम कुंडी साहब की गुफ्तगू सुनी, उससे पहले सरदार अख्तर मैंगल की गुफ्तगू आपने सुनी। कुंडी साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं कि सियासी जमातों को तो इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। तो ये जो इम्प्रेशन है कि नवंबर से इंतखाबात डिले हो जाएंगे, वो बड़ा खुल के बता रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और पीपल्स पार्टी समझती है कि इलेक्शन 90 दिन भी नहीं 60 दिन में हो जाने चाहिए थी। फिर उन्होंने ये एडमिट भी किया कि उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं रही कि वो आवाम के पास जा सके। आसमा शिराजी साहिबा सीनियर एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा शिराजी साहिबा, आप कैसे इस 1.5 साल लगभग कारकर्दगी का जायजा कैसे लेंगी, पोस्टमार्टम कैसे करेंगी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का? बहुत शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कि इत्तेहादी हुकूमत जिस तरह से आई थी, तख्लीक हुई थी और जिस तरह के इन्वायरमेंट में आई, जो प्रेशर्स उन पे रहे, आप इस पूरे 15 महीनों को 9 मई से पहले
काउंट करें अगर, तो इत्तेहादी हुकूमत जो थी वो फिर भी पॉलिटिकली अपना काम ज़रूर कर रही थी, लेकिन इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक ताकत के तौर पे मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही थी, धरने, जो तैनातियाँ ख़ास करके आर्मी चीफ़ की तैनाती का मसला था, दीगर मसाइल थे, उस पर आपने देखा कि किस तरह का रिएक्शन, एक्शन, और फिर एक एक्शन से भरपूर फिल्म थी जो कि ड्रामाई फिल्म थी, और हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता था, घिराओ, जलाओ और एहतजाज, ये सब कुछ था। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो उसमें चैलेंज था वो पाकिस्तान की मईशत थी और है, और शायद आइंदा भी कुछ साल जो है वो रहेगी। तो उसके अंदर 15 साल के अंदर, 15 महीनों के अंदर जो इत्तेहादी हुकूमत है, मेरा ख्याल है कि वो रेशा दवानियों को ही काउंटर करती रही। वो पाकिस्तान के अंदर जितने मसाइल थे उनको देखती रही है, उनका थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इकनॉमिक मसाइल का मसला था, जो नारे लेके तहरीके इत्तेहादी हुकूमत नारे लेके आई थी, जो महंगाई की कमी की बात करती थी, जो कि एक सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती थी, जो कि एक डेमोक्रेसी की बात करती थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर जो है वो उस तरह से परफॉर्म कर पाई है इत्तेहादी हुकूमत जिस तरह से उसको करना चाहिए था। अच्छा आसपा, अगर दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दोनों की बात कर लेते हैं। नून लीग में आपको अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल हमें बताया कि जी वजारत उज़्मा के उनके भी उम्मीदवार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। आपको वाकई नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं? अगर मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी ऑफ कोर्स इलेक्शंस पे और उस पर डिपेंड करता है, या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ही चांसेस ज़्यादा हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आदिल। आपने तो कल शहबाज साहब को इंटरव्यू भी किया है। मेरा ख्याल है कि आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगेगा कि वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है। और नवाज शरीफ साहब के मगर बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स भी, यानी उनके अभी तक केसेस का मसला भी मौजूद है। तो वो अभी तो उनको पाकिस्तान आके उनको फेस करना है, बाकी चीज़ों को फेस करना है, वो उसको करेंगे। उनको किस तरह से आगे कानूनी मुशगाफियों का सामना करना पड़ेगा, ये सवाल अपनी जगह पे बहुत अहम है। लेकिन ये बात अपनी जगह पे अटल है कि अगर आप उनके वोट बैंक का देखें तो वो मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में अगर उनका नाम निकाला जाए तो पीछे तो ज़ाहिर है कि उस तरह की सूरत हाल नहीं, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब जानते हैं इस बात को, यानी शहबाज शरीफ साहब इस बात से आगाह है कि वोट अगर उनको मिलेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के नाम का मिलेगा। लेकिन ख़ुद पार्टी के अंदर जो है वो अब बहुत आके स्ट्रगल करनी पड़ेगी चीज़ों के बारे में। गो के अगर वो आते हैं नवाज शरीफ साहब, जो कि इलेक्शन से पहले का कहा जा रहा है कि वो आएंगे, अब इलेक्शन कब होंगे और उससे पहले कितना अनाउंसमेंट के बाद कितने देर में आएंगे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन PMLN के अंदर इस वक्त अगर कहा जाए कि 2 कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या प्रीमियरशिप के लिए, तो बेजा नहीं होगा। अच्छा आसमा, पीपल्स पार्टी की बात करें, बिलावल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच की 2 दिन पहले, और वो थोड़े से कुछ बुझे बुझे नजर आए, और शायद अपने जो उनके 2 बुजुर्ग हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, उनसे भी नाराज नजर आए। या मेरी ये रीडिंग थी, या आपको भी उनकी स्पीच सुन के यही लगा? कुछ मामलात ऐसे हैं जो शायद बिलावल उससे खुश नहीं लगे। देखिए आदिल, 2 बातें उन्होंने बड़ी अहम की। एक तो ये कि 15-16 महीनों के अंदर जो इदारे हैं उनको दायरे कार में नहीं ला सके, ये एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए एतराफ़ है, और ये उनकी नाकामी भी वो ये समझते हैं या समझ सकते हैं, इसको उनकी इंटरप्रिटेशन ऐसी निकाली जा सकती है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ऐसे फ़ैसले ना करें कि जिससे उनके और मरीम नवाज़ के लिए आइंदा मुश्किलात हों। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे फ़ैसले हुए कि 30 साल पीछे पाकिस्तान जो है वो चला गया। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब की ये जो स्टेटमेंट थी, ये बहुत मानी खेज़ स्टेटमेंट थी। यानी वो हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, वो हुकूमत करते हुए हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे, वो अपनी वालिद के साथ साथ अपने जो दूसरे सीनियर मोस्ट लीडर हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो उन फैसलों की तरफ निशानदही करवा रहे थे जिनकी वजह से अगले 30 साल के लिए भी जो सियासी सूरत हाल है उसमें मसाइल होंगे। और 30 साल पीछे जाने का मतलब भी ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है पिछले 30 साल पीछे चली गई है, जो कि बहुत अच्छा सुनहरी दौर नहीं रहा पाकिस्तान की जमहूरियतों के लिए। तो बहुत 3-4 जुमलों के अंदर
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत का एक नोहा पढ़ दिया है और अपनी हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो भी बयान की है और अलमिया भी बता दिया है कि पाकिस्तान की सियासत के साथ इन चंद माह के अंदर जो है वो क्या हुआ है। लेकिन आसमा मुख्तसरन ये बताएगा कि देखिए वो तो अगर तो वो नून लीग की लीडरशिप से नाराज हों तो ठीक है, लेकिन वो लगा कि अपने वालिद साहब से भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है उनकी पॉलिसीज से भी। हाँ बिल्कुल, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगा है कि उनके फैसले भी उन्होंने इसमें काउंट किए हैं जो भी हो रहे होंगे या हुए हैं। लेकिन ये एतराफ़ मुनासिब एतराफ़ है अगर कोई एतराफ़ करता है, और हो सकता है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी ये हो कि आप तनकीद कर दें और आगे बढ़ें। लेकिन एक बात जो कि उन्होंने बहुत अहम की है वो है मुज़ाकरात का आगाज़, या वो मुफाहमत और रूल्स ऑफ द गेम्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकलती है अगर सियासी जमातें इसके ऊपर आगे चलती हैं कि आप मुज़ाकरात करें, आप PTI के चेयरमैन को भी उसमें शरीक करें और फिर प्रोसेस को आगे लेके बढ़े। ठीक, आसमा शिराजी साहिबा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें रजा रूमी साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे उनका तजिया लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई कि 5 साल जो है उससे पहले तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही और तकरीबन 1.5 साल ऑल टुगेदर, कुछ उससे थोड़ा कम, नून लीग की सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, काफ़ी 10-11 जमातें उसमें शामिल थी। हुकूमत जो है वो टेन्योर उनका पूरा हो चुका है। रजा रूमी साहब मारूफ कॉलमिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं और तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को या इन्होंने क्या खोया क्या पाया 1.5 सालों में, क्या कैसे आप उसका तजिया करेंगे? जी देखें आदिल, मसला ये है कि बहुत ही मुश्किल हालात में हुकूमत तो उन्होंने ली, और जिस तरह से आपको पता है कि उनके जो पॉलिटिकल राइवल थे वो उन्होंने जिस तरह से अपना बयानिया बनाया, मकबूलियत को अपना बहुत ऊपर चढ़ाया, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस हुकूमत के लिए। और जो माशी हालात थे वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थे। और इस तरह ये ज़रूरी है कि इनकी कारकर्दगी को हम जांचें तो उन हालात को नज़रअंदाज ना करें जिन हालात में हुकूमत हासिल की। और यही वजह है कि आपने देखा कि पूरा साल जो है कम से कम IMF का जो अग्रीमेंट होना था वो नहीं हो पाया, और माशी बेयकीनी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा आवाम का भी नुकसान हुआ, और हुकूमत की अपनी जो PDM की और PPP की जो अपनी साख है बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई। देखिए, आवाम को इससे कोई गरज नहीं होती कि कौन पावर में है कौन अपोजिशन में है। जब वो 40% महंगाई से डील करते हैं तो वो उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है। इसलिए ये गवर्नमेंट जा रही है तो पाकिस्तान में एक महंगाई का बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रही है, जो कि इतना आसान नहीं होगा उनके लिए ओवरकम करना। ये मेरी राय है बड़ी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि बहुत सी मुश्किल जो सूरत हाल बनी, मसलन आपको याद होगा कि बहुत ही तूफ़ानी किस्म के सैलाब आए पिछले साल, बिब्लिकल प्रोपोर्शंस के, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे सैलाब नहीं आए। उसका भी इसी गवर्नमेंट ने उसका मुकाबला किया, और बड़ी हद तक जिसे कहना चाहिए महदूद वसाइल के बावजूद जो है कुछ ना कुछ रिलीफ दिया। लेकिन बदकिस्मती से इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि चूंकि ये एक बड़ी वीक कोलिशन और फ्रेजाइल कोलिशन और जिस तरह के सियासी हालात में ऑपरेट करी थी, ये अपना बयानिया भी नहीं बना सके, लोगों को सही तरह बता भी नहीं सके कि इनको क्या क्या मसाइल आए, दरपेश आए। और यही वजह है कि अब वो जा रहे हैं। मैं रजा साहब उसी जानिब आ रहा हूं, उसी जानिब में आ रहा हूं कि ये जो आपने कहा, यकीनी तौर पर बड़े मुश्किल सियासी हालात में और माशी हालात में इन्होंने हुकूमत तो संभाली, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो आपको भी उसका अंदाजा है। इलेक्शन चलें, अगर 2-3 महीने डिले हो भी जाते हैं, जो हमें कार्ड्स पे नजर आ रहा है, नविश्ता दीवार बल्कि बन गया कि फरवरी मार्च से पहले शायद ही इलेक्शंस हो। क्या उस वक्त तक जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, इनकी मकबूलियत कुछ ना कुछ आप बढ़ती देख रहे हैं? कि वरना तो कैसे इलेक्शंस में, मतलब क्या लोगों को क्या बताएंगे?
जी देखिए आदिल, मैं तीसरी एक और बात करना चाहता था। वो आपने जो सवाल किया ना वो इसी से लिंक्ड है। देखिए महंगाई का जी जी। तूफान और माशी बदहाली तो एक तरफ, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्होंने 9 मई के बाद मुकम्मल तौर पर जो अपना काम है सियासी, वो इस्टेब्लिशमेंट को आउटसोर्स कर दिया। और उस पूरी बारगेन में उनका ये ख्याल है और रहा है कि जी हमारा जो काम है सियासी काम, वो इस्टेब्लिशमेंट कर देगी, हमारे सबसे बड़े हरीफ को मैदान से फारिग करने का काम जो है। और यही वजह है कि उस बारगेन में और उस चक्कर में आप ये देखिए कि ऐसे ऐसे कवानीन पास हो गए हैं और ऐसे ऐसी जिसे हमने बातें देखी हैं, सुनी हैं, कि उससे एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सियासी मैदान में भी है और पावर में भी है। चाहे और ये जो मामला है ये इसलिए संगीन है, इसलिए नहीं है कि ये एक सियासी पार्टी के हक में या उसके खिलाफ हुआ है, बल्कि ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत का सफ़र है उसको बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा है। जो कुछ हासिल किया गया था पिछले 2008 से, जब जनरल मुशर्रफ साहब ने पावर छोड़ी थी और उसके बाद एक नई हुकूमत जो थी वो उसने 5 साल चलाए, और उसके बाद जो आने वाली हुकूमत में जो कुछ हासिल किया गया, चाहे वो मीडिया की आज़ादियाँ हों, चाहे वो कुछ थोड़ी बहुत सिविलियन हुक्मरानी हो, वो सारा बोरिया बिस्तरा गोल हो गया है। रजा साहब, तो आखिर में बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मेरे एक और 2 सवालात थे जो ऑलरेडी आपने एड्रेस भी कर दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई नायल हो चुके हैं, वो जेल में है, लेकिन अगर तो पीटीआई जो है वो फॉर एग्जांपल एक तासुर ये भी है कि जी शायद वो बल्ला बैलेट पर ही नहीं होगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर इंतखाबात के किस किस्म के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जाएं? देखिए अब यही बात है ना जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि इंतखाबात की शफाफियत और फेयरनेस जो है वो मुतासिर होती है जब आप एक बड़ी सियासी कुव्वत को जो है वो तोड़ें या उसको न्यूट्रलाइज करें, या आप जो है एक सियासी लीडर जो कि पॉपुलर हो, उसके पीछे अवाम का अच्छा खासी तादाद हो, उसको आप जेल में बंद कर दें, तो फिर वो एक मुकाबला फेयर नहीं रहता। और यही हमें दिखाई दे रहा है आने वाले महीनों में कि जो चेयरमैन तरीके इंसाफ हैं वो बिहाइंड बार्स होंगे, और ये कि या वो बिहाइंड बार्स ना भी हो तो डिस्क्वालीफाई वो हो चुके हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन अब नहीं जाती, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब ऐसे इलेक्शन को देखे ना, हमने 2018 में भी जब नवाज शरीफ को जबरदस्ती नाअहल किया था, हमने उस वक्त भी मुखालिफत की थी कि आप ये नहीं कर सकते, ये नामुनासिब बात है। और आज हम उसी दोराहे पे खड़े हैं कि एक और सियासी रहनुमा को डिस्क्वालीफाई करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो फिर वो इलेक्शन कैसे फेयर होगा? वो तो उसमें जो भी आप हीले बहाने करें उसके ऊपर सवालात उठेंगे, हम ही लोग उठाएंगे और अवाम भी उठाएंगे। जी रजा, आप थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, आपने सुना रजा रूमी साहब का तबसरा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।